Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. This is Imran Aziz and you are watching my channel sharjah.com। और आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो फिज़िक्स चैप्टर 7 का जो कि ग्रेविटेशन है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं और पार्ट 2 है इसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मास ऑफ द अर्थ। पार्ट 1 में हमने ग्रेविटेशन को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशन और उसके साथ सेंट्रीपेटल फोर्स को हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि सर आइजैक न्यूटन ने हमें पेश किया। सबसे पहले तो ये बता दूं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट सबसे पहले होगी, उसकी डेफिनेशन होगी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन ने दो बॉडीज़ के बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट करने के लिए ड्राइव किया और उसकी स्टेटमेंट जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is directly proportional to the masses of the objects and is inversely proportional to the square of distance between them। ये स्टेटमेंट है इस लॉ की और हम इस स्टेटमेंट को अब मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट होती है तो और स्टेटमेंट के बाद फिर मैथमेटिकल फॉर्म उसकी आएगी जिसमें हम उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म भी हम कह सकते हैं और उसको डेरिवेशन भी कह सकते हैं। डेरिवेशन के लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक डायग्राम यहाँ पर दी हुई है। और इस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट जो हमें मैं उसको समझा देता हूँ कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि फोर्स उन ऑब्जेक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मासेस इंक्रीज होते जाएंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी। इसको हम इस तरह समझ लें कि अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है लेकिन हम अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अर्थ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगाते, हमारी भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है अर्थ के लिए, लेकिन अर्थ का मास इतना ह्यूज है हमारे एज कम्पेयर टू आवर मास कि हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ के लिए नाकाफ़ी है। अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होती है हम पर, इसीलिए हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अर्थ हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स दोनों तरफ से होती है, दोनों ऑब्जेक्ट्स में होती है, लेकिन इनका रिजल्टेंट जो होता है वो उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मास ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट्स को दिखाया है और ये दो ऑब्जेक्ट्स में एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ये कोई से भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी हो सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ये प्लैनेट्स को और स्टार्स तक ले जा सकते हैं इस थ्योरी को। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों का मास, इनका पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है। और ये दोनों के जो सेंटर्स हैं विच आर कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यानी आपको अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स को चेक करना है कि ये एक दूसरे से कितने फासले पर, कितने डिस्टेंस पर हैं, तो आपको ये इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस लेना होगा। इसीलिए देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैंने यहाँ से, इसको मैं कहता हूँ CG और ये भी CG मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनका डिस्टेंस हो गया D। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, यानी जिस डिस्टेंस पे जिस फासले पर है वो है D, और ये दोनों ऑब्जेक्ट ही फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर अट्रैक्टिव। और इन दोनों की जो फोर्स है, एक की फोर्स F1 है और एक की फोर्स F2 है। F1 और F2 दो पैरेलल अनलाइक फोर्सेस हैं। ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप चैप्टर 6 की वीडियो को देखिए, इक्विलिब्रियम की वीडियो को, कि दो फोर्सेस हैं, अनलाइक अपोजिट फोर्सेस हैं। इन दोनों फोर्सेस का
रिजल्टेंट है F, यानी इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके हमने क्या निकाला कि एक रिजल्टेंट फोर्स है जो दोनों की मिलकर बनी F, और ये फोर्स उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका मास ज़्यादा है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई और अब इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी बात स्टेटमेंट में की गई है। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अब डेरिवेशन की तरफ, और आप देख रहे हैं कि डेरिवेशन में हमें पहले तो सपोज करना पड़ेगा कि हम क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले तो मैं इसमें स्टार्टिंग सपोजिशन करता हूँ कि लेट F बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two objects A and B having masses m1 and m2 respectively, and are at a distance of d from each other। सबसे पहले हम सपोजिशन में एक पैराग्राफ लिखते हैं कि एक सपोज करें कि F एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स A और B के दरमियान, और उस दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास है m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, यानी ऑब्जेक्ट A का मास m1 है और ऑब्जेक्ट B का मास m2 है, एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम ईच अदर। वो दोनों डिस्टेंस d उनके दरमियान डिस्टेंस है, एक दूसरे के से फासले पर है। अब हम कहेंगे ये कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जैसे आपने स्टेटमेंट देखी, आपको लास्ट में स्टेटमेंट दोबारा दिखा दूंगा मैं, कि the force of gravitation is directly proportional to the masses of the object। अगर हम देखें तो force of gravitation जो है वो directly proportional है, तो हम उसको इस तरह लिखते हैं कि F is proportional to m1 m2, कि ये force दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वेरिएशन आ रहा है, यानी वेरिएशन m में आएगा, m1 या m2 में आएगा, तो वेरिएशन f में भी आएगा, यानी m1 या m2 की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो f की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, और m1 या m2 की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो f की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। यानी एक फिज़िकल क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, और एक कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। इसको कहते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। तो डायरेक्ट रिलेशन के लिए हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करते हैं, और उसके फ़ौरन बाद हम ये वेरिएबल्स लिखते हैं जिनकी वजह से इसमें चेंज आ रहा है। तो F यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। नाउ दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसमें यह है कि बॉडीज अगर दूर जाएंगी तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो जाएगी। तो इस तरह दो बॉडीज में आपस में रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप रेसिप्रोकल है, यानी इनवर्स है। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये रेसिप्रोकल जो लिखना है इसको शो करता है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और जो डिस्टेंस है इनमें इनवर्स रिलेशनशिप मौजूद है। ठीक है जी, तो हमने ये दो रिलेशनशिप्स बना ली और इन दोनों रिलेशनशिप्स को हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइनिंग दीज टू रिलेशनशिप्स, कंबाइनिंग द अबव रिलेशंस वी गेट। तो जब भी दो प्रोपोर्शनलिटीज़ को अगर कंबाइन किया जाएगा तो उसमें होगा ये कि जो कॉमन वेरिएबल है
वो कॉमन आ जाएगा और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी सेम रहेगा। हाँ, जो राइट साइड पे जो वेरिएबल्स हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m1 m2 मल्टीप्लाइड बाय 1/d²। और अब ये मल्टीप्लाई होके कुछ इस तरह बनेंगे कि f इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d²। और अब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ इक्वालिटी में चेंज करेंगे। तो साइन ऑफ इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम इक्वल का साइन से इसको रिप्लेस करेंगे और फिर यहाँ पर m1 m2/d² और फिर जब भी यहाँ पर, जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब साइन इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट, एक और यहाँ फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है। दिस कांस्टेंट इज शोन एज g हेयर। ये कांस्टेंट आएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि फॉर एग्जांपल x इज़ प्रोपोर्शनल टू y है, कि x की वैल्यू y के साथ प्रोपोर्शनल है, यानी y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि x और y दोनों इक्वल हो। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि x और y प्रोपोर्शनल है लेकिन इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स कि x की वैल्यू फर्ज करें कि 6 है और y की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 6 इज़ प्रोपोर्शनल टू 3 तो कह सकते हैं, लेकिन हम 6 इज़ इक्वल टू 3 नहीं कह सकते। इट मीन्स कि अगर हमें इसको 6 को 3 के बराबर 3 को 6 के बराबर लाना हो तो इट मीन्स कि इक्वल करने से ये रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट। तो राइट करने के लिए यहाँ किसी ना किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो नंबर यहाँ क्या होगा, वो नंबर होगा यहाँ 2। तो इट मीन्स कि दिस 2 इज़ कॉन्स्टेंट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय y, उसकी वैल्यू से जब आके बराबर होगा वो x के। ऐसे बराबर नहीं होगा बल्कि मल्टीप्लाई करके बराबर होगा। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर हमेशा दो वेरिएबल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन उनको इक्वल करने के लिए आपको किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट इज दिस कांस्टेंट कॉल्ड? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अब फर्ज करें कि 6 की वैल्यू डबल हो जाती है तो 3 की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 3 से ये हो जाएगी 6। अभी भी इक्वल नहीं है, इट मीन्स के प्रोपोर्शनल तो थे लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि यहाँ फिर आपको किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इक्वल हो जाए? ऑब्वियसली, वेरी गुड, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे ये बात सामने आई कि इनकी वैल्यूज़ तो चेंज होती रहेंगी लेकिन इक्वल जब होंगी जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो कांस्टेंट यहाँ पर सेम रहेगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, यानी ये वैल्यू फिक्स होती है। इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल्स कहलाते हैं, ये दोनों वेरिएबल्स चेंज होते रहेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरी कर रही है इनकी वैल्यू, लेकिन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू सेम रहेगी थ्रू आउट दिस इक्वेशन। तो यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया है। फिजिक्स में वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसका एक साइन होता है, उसका एक सिंबल होता है, उसका एक नेम होता है। तो यहाँ हमें बताना पड़ता है कि वेयर, क्योंकि ये जी हमने अपनी तरफ से एक इंक्लूड किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, वेयर जी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इज कॉल्ड, और इसका यहां एक नाम है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस तरह से हमारी f का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ हम इस तरह लिखते हैं, Gm1 m2/d²। तो यहाँ आपने देखा कि f का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
जो कि स्टेटमेंट में बताई गई है, और जी जो है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उसका यहाँ नाम है फिजिक्स में, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसका ये पूरा नाम है। और इसकी वैल्यू भी है, और जी की वैल्यू जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जी की वैल्यू जो है वो फिक्स है, चूँकि वो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ ये कांस्टेंट था 2, इसी तरह से जी भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.67 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू एंड SI यूनिट ऑफ G। नाउ स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं हम कि G की जो वैल्यू है, मैंने आपको बताई कि G की वैल्यू 6.67 रेज़ टू द पावर -11 और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आया इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जैसे कि F की वैल्यू जो है वो है G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो G के लिए फॉर्मूला जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो d स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा F से, क्रॉस मल्टीप्लाई, और m1 m2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा फॉर्मूला F d स्क्वायर अपॉन m1 m2। और इनके यूनिट्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, d डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, उसका स्क्वायर है, m1 और m2 मास हैं, दोनों का SI यूनिट किलोग्राम होगा, तो किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम, ये बन जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। इट मीन्स कि G का जो यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाते हैं रेसिप्रोकल में तो फिर इसकी पावर हो जाएगी -2। दिस इज़ वाई G का यूनिट ऐसे बनता है। तो G का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने वीडियो के दूसरे सेशन की तरफ, विच इज़ मास ऑफ द अर्थ। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने समझा। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन हम देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन ये है कि हम अर्थ का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अजीब सा लग रहा है, लेकिन जाहिर बात है कि अर्थ का मास हम कैसे कैलकुलेट करें, तो उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ हेल्पफुल टू अस। इसके लिए एक डायग्राम हमें सपोज करनी पड़ेगी कि ये सपोज कीजिए कि ये अर्थ है और अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब चूँकि अर्थ है उसका मास है, तो ऑब्जेक्ट है उसका भी मास है। तो सपोज कर लें कि ऑब्जेक्ट का मास m1 है और अर्थ का मास m2 है, तो m1 को हमने m ले लिया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट छोटा है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ, और m2 जो है हमने वो अर्थ का मास ले लिया, उसको हमने ले लिया me, m फॉर मास एंड e फॉर अर्थ। इसी तरह से अर्थ का रेडियस भी है re, जो हमने कैपिटल R से लिया है। जितनी भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो बहुत ह्यूज बॉडीज़ हैं, उनके मासेस को हम कैपिटल M से शो करते हैं, और उनके रेडियाई को और उनके डायमीटर्स को हम कैपिटल R से और D से शो करते हैं। तो हमने एक सपोज कर लिया कि दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ये ऑब्जेक्ट है और जिसका मास m है, और दूसरी बॉडी है me। अब इन दो बॉडीज़ के बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, लाजमी होगी, जैसा कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हमने F से शो किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगी। तो उसके लिए हमने लेना है, सबसे पहले तो हमने ले लिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा। उसके लिए हमें m1 हमने सपोज कर लिया m, m2 हमने सपोज कर लिया me, और जो डिस्टेंस d था वो क्या होगा इन दो बॉडीज़ के बिटवीन, ठीक है ना। अब वो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस
पहले वीडियो में, पहले पार्ट में हमने देखा था कि जब भी दो बॉडीज़ के बिटवीन डिस्टेंस लेना हो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए, तो उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दोनों बॉडीज़ का डिस्टेंस लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और अर्थ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर है, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे, और ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है। तो अगर इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अर्थ के सरफेस तक है जो आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा डिस्टेंस है ये वाला जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है जो मैंने यहाँ बनाया है। तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, लेकिन रेडियस ऑफ द अर्थ बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है जो कि उस ऑब्जेक्ट का सरफेस है ये बहुत ही छोटा सा होगा। तो इस डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, अगर इग्नोर कर दें तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ ही रहेगा। जैसे रेडियस ऑफ द अर्थ अगर फर्ज करेंगे 1000 किलोमीटर है, और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस से जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 1000 किलोमीटर और 1 मीटर उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो हम फिर भी उसको 1000 किलोमीटर ही कहेंगे। तो इस लिहाज से जो डिस्टेंस हो गया इन दोनों का वो हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ। इस डिस्टेंस को, छोटे डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास Gm1 m2 अपॉन d²। इस फॉर्मूले में हमें G तो कांस्टेंट है, उसको हम G ही लिखेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 था वो m था, m2 जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, और जो डिस्टेंस इन दोनों के बिटवीन वो रेडियस ऑफ द अर्थ है, लिहाजा ये d² की जगह बन जाएगा re²। दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है। तो आपने देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ये निकाल ली। नाउ अब दूसरी फोर्स एक और नजर आ रही है हमें, W। दिस इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और ये वेट कौन सी फोर्स है? ये अर्थ की पुल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है। आपको अगर गौर करें तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट की हैं, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी इस ऑब्जेक्ट पे है लग रही है अर्थ की, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि वेट होता है वो भी यही अर्थ से अप्लाई हो रहा है। तो एक्चुअली ये दोनों फोर्सेस सेम फोर्सेस हैं, जिनके नाम डिफरेंट हैं और जिनके फॉर्मूले डिफरेंट हैं, लेकिन वो एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही वक्त में एक ही जगह पे डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। तो दीज आर द टू फोर्सेस विच आर इक्वल टू ईच अदर। तो अब हम देखेंगे कि दूसरी फोर्स जो है विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए हम लेंगे वेट W इज इक्वल टू mg। m इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है इसलिए इसका मास आ गया, और g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। नाउ अब चूंकि f ग्रेविटेशनल फोर्स और w वेट दोनों सेम है, लिहाजा f इज इक्वल टू w हम लिखेंगे। f की वैल्यू हमने निकाली g m e अपॉन re², और w की वैल्यू होती है mg। तो अब यहाँ पर ये हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया था, तो f इज इक्वल टू w हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटी या वेट। अब इसमें हमें me के लिए इस फॉर्मूले को हमें सब्जेक्ट बनाना है, लिहाजा re² जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा mg से, और g और m ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं me से, ये दोनों राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह m से m कैंसिल हो जाएगा, और मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला बन जाएगा g मल्टीप्लाई बाय re² डिवाइडेड बाय कैपिटल G। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करने का, जिस फॉर्मूले में 3 कांस्टेंट्स आ रहे हैं, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक रेडियस ऑफ द अर्थ, और एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
इन तीनों की वैल्यूज जब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप इसको देखेंगे कि जी की वैल्यू जो होती है वो तो 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होती है और आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है और इसी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज़ इसमें हम पुट करेंगे और इन तीनों वैल्यूज़ के साथ इस फॉर्मूले में मास ऑफ द अर्थ हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कि अब मैंने मास ऑफ द अर्थ के लिए जो फॉर्मूला था उसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जी की वैल्यू सबसे पहले आएगी 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई स्क्वायर। रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू 6.4 रेज़ टू द पावर 6 है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और उसका स्क्वायर आ गया और नीचे अपॉन डिवाइडेड बाय जी, तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। नाउ अब हमें ये करना है कि इसमें हमें डिजिट्स को सेपरेट करना है, यूनिट्स को सेपरेट करना है। तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 का स्क्वायर और 6.4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 40.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 का स्क्वायर। जब आप किसी पावर पे पावर होती है तो हम जानते हैं पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 10⁻² हो गई 12। अब जो यूनिट्स है वो हमने सेपरेट कर दिए, ms-2 और उसके साथ मीटर का स्क्वायर हुआ तो वो हो गया m स्क्वायर। ये यूनिट्स भी सेपरेट हो गए। नाउ डिवाइड बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और न्यूटन की वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड और उसके साथ फिर मीटर का स्क्वायर और फिर उसके साथ किलोग्राम की पावर -2। इस तरह से ये हमने सारे यूनिट्स भी अलग कर लिए और हमने वैल्यूज़ को भी अलग कर लिया। नाउ 9.8 इंटू 40.96 दिस इज 401.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 क्योंकि ये -11 पावर 10 की हम ऊपर ले गए। तो हम जानते हैं कि रूल्स जब भी हम रेसिप्रोकल बनाते हैं किसी वेरिएबल का उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है और वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह से यहाँ मीटर से मीटर भी कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया और स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड से पर स्क्वायर सेकंड भी कैंसिल हो गया और किलोग्राम की पावर 1 और किलोग्राम की पावर -2 ये पावर भी आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 1 -2 ये आ जाएगा किलोग्राम की पावर -1 क्योंकि 1 -2 ये बन जाता है -1। नाउ 401.2 किलोग्राम की पावर -1 इसको हम ऊपर लिखेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम की पावर +1 यानी किलोग्राम और 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 यानी पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.67 डिवाइड बाय 6.67। अब हमें 401.2 को डिवाइड करना है 6.67 से तो हमारा आंसर आएगा 60.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 और किलोग्राम। 60.01 को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे
जो कि हम मैथमेटिक्स में आपके चैप्टर नंबर 3 है लॉगरिथम, उसमें साइंटिफिक नोटेशन है। ये पॉइंट जो है इसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पहले डिजिट के बाद। तो जब भी पॉइंट जितनी मरतबा बैकवर्ड शिफ्ट होता है उतनी ही 10 की पावर हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो 6.01 चूँकि एक मरतबा डेसिमल आपका शिफ्ट हुआ है तो 10 की पावर भी 1 आएगी इसके साथ, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 हमारे पास पावर बची थी 10 की, और ये किलोग्राम। तो इस तरह ये हो गया 6.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 24। क्यों? क्योंकि 1 और 23 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 24 और किलोग्राम। तो ये आ गया मास ऑफ द अर्थ। दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ, जो कि है 6.01 रेज़ टू पावर 1024 किलोग्राम। आपने देखा यूनिट्स भी सारे कैंसिल होके जो लास्ट यूनिट हमारे पास बचा है वो किलोग्राम है, विच इज़ द यूनिट ऑफ मास। क्योंकि मास ऑफ द अर्थ निकाल रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी मास है, तो मास का यूनिट भी किलोग्राम आना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ आ गया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा मास ऑफ द अर्थ का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगार्डिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा, और उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो प्रॉब्लम्स समझ में आ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।